Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we are discuss about the Employee State Insurance Act 1948. As you already see that कि यहाँ पर mention है part 5. That means कि इसके previous part हम already इसमें upload कर चुके हैं, ठीक है? और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज ईएसआई कॉर्पोरेशन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा ही जाता है ईएसआई से जुड़ा हुआ, यानी कि ईएसआई कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन 100% आता ही है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये तो आपको भी पता है कि जितनी भी इस तरह की कॉर्पोरेशंस होती हैं इनको एक तरह से अप्रूव करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन देती है बाय द ऑफिशियल गजट एंड अपॉइंट करती है इनके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको। और ये जो स्कीम होती है ये बेसिकली इंश्योरेंस के लिए होती है, और इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, ईएसआई कॉर्पोरेशन, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसे कहा जा रहा है, ठीक है ना? तो ये इसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा, ये जो आपका ईएसआई कॉर्पोरेशन होती है ये एक परपेचुअल सक्सेशन रखती है, और इसके पास कॉमन सील भी होती है, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील का मतलब क्या होता है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक्चुअली परपेचुअल सक्सेशन मीन्स ये ना कंटिन्यू चलती रहती है, ईएसआई कॉर्पोरेशन कंटिन्यू चलती रहती है। कितने भी मेंबर्स चेंज हो जाएं तो वो मेंबर्स चेंज जरूर हो जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। जैसे हो सकता है आपने फाइनेंस में भी पढ़ा होगा इसको कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंटिन्यू चलती रहती है भले ही उसके मेंबर्स कितने भी चेंज हो जाए, ठीक है? एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयज चले जाते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड द परपेचुअल सक्सेशन। एंड कॉमन सील दैट मीन्स की क्योंकि मेंबर्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो सिग्नेचर्स ऑथराइज्ड तभी माने जाएंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे जब सिग्नेचर्स होंगे वो तभी ऑथराइज माने जाएंगे जब ईएसआई कॉर्पोरेशन की सील उस पर मौजूद होगी, ठीक है? उसकी सील यानी कि उसका स्टैंप उसका अगर मौजूद होगा डॉक्यूमेंट पर तभी वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये जो आपकी कॉर्पोरेशन है ये भी इसी तरह की होती है, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील ये रख। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब कौन कौन से मेंबर्स इसमें होते हैं, कितने मेंबर्स इसमें कंट्रीब्यूट होते हैं, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले आता है चेयरमैन। तो चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो चेयरमैन होगा ये किसके थ्रू अपॉइंटेड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा। इसी की तरह वाइस चेयरमैन जो होगा इट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें ना नॉट मोर देन 5%, बट 5% इसमें होते ही होते हैं जो अपॉइंटेड होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मेंबर्स हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो वो आपके 5% जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है? देन 1% ईच रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट का एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है? और जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। 1% जो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो और स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से आता हो, मतलब अपॉइंट किसके थ्रू होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा। इसके अलावा इसमें 1% जो होता है वो अपॉइंट होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है? यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। Then 10%, how many? 10%. 10% representing employers to be appointed by the central government. 10% एक तरह से आप ऐसे याद कर लो कि 10% रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, और जिन्हें अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है ना? कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो अभी तक आपने जो देखा वो कितने मेंबर्स हो गए, एक तो हो गया एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, और 5 या 5 से कम पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है वो। 1% हर एक स्टेट का होगा, 1% अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द यूनियन टेरिटरी, 10% फॉर द एम्प्लॉयर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से मेंबर्स होंगे इनके। 10% हमने देखा था एम्प्लॉयर के लिए, उसी तरह से यहाँ पर 10% जो रहेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयज को। ये भी अपॉइंटेड होंगे किसके थ्रू, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके थ्रू, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? इसके अलावा 2%, कितने, 2% रिप्रेजेंटिंग दी मेडिकल प्रोफेशन। ये मेडिकल प्रोफेशंस के भी इसमें 2% मौजूद होते हैं, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। इसके अलावा 3 मेंबर्स जो होते हैं दे आर फ्रॉम द पार्लियामेंट, 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द पार्लियामेंट, जिसमें से
2 मेंबर्स जो होंगे दे आर फ्रॉम द लोकसभा एंड 1 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। 3 members from the parliament, 2 members 2 members shall be from Lok Sabha and 1 member shall be from Rajya Sabha, clear। and the last one, इसमें एक होता है डायरेक्टर जनरल, एक होता है डायरेक्टर जनरल जो इस कॉर्पोरेशन का होता है, वह कौन होता है, एक्स ऑफिसो। इस कॉर्पोरेशन को पहले कभी जो एक्स ऑफिसर की पोजीशन पर रह चुका हो, वो उस पर्सन को ही यहाँ पर डायरेक्टर जनरल मतलब सीनियर पोजीशंस पर रखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके मेंबर्स होंगे, ठीक है। हमने देखा कि एक हो गया आपका कहाँ से, एक मेंबर आपका जो चेयरमैन हो गया, एक हो गया आपका वाइस चेयरमैन हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि 5 से कम पर्सन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी अपॉइंट करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि हर एक स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। फिर हमने देखा कि यहाँ पर इसके अलावा भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी का होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसके अलावा 2 जो होंगे वो मेडिकल काउंसिल के मेंबर्स होंगे, ठीक है, ये भी अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा 10 मेंबर्स जो होंगे वो कौन होंगे, एम्प्लॉयर्स के होंगे। फिर 10 मेंबर्स आपके एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फिर 2 मेंबर्स आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। देन इसके अलावा पार्लियामेंट के 3 मेंबर्स होंगे, और जो 3 मेंबर्स पार्लियामेंट के होंगे उनमें से 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा एंड 1 इज डायरेक्टर जनरल। तो टोटल आपके 1 2 5 6 7 10 10 20 17 18 19 मतलब अराउंड 30 समथिंग यहाँ पर आपको मेंबर्स यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। अराउंड 30 समथिंग यहाँ पर आपको मेंबर्स शो। सो दिस इज दी मेंबरशिप ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन। चलिए आगे देखते हैं। नाउ पावर ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन की क्या क्या पावर्स हैं जो ईएसआई कॉर्पोरेशन के हाथ में है। और ये जो डेटा मैंने लिया हुआ है ये आपकी इंडस्ट्रियल लॉ की बुक है एनडी कपूर की, उससे मैंने ये डेटा लिया हुआ है। तो फर्स्ट पावर इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ। ये क्या करते हैं, जो भी एफिशिएंट स्टाफ होता है उसे अपॉइंट करने का काम करती है, ठीक है। नेसेसरी स्टाफ अगर ऐसे रिक्वायर्ड होती है तो ये उसे अपॉइंट करती है। सेकंड इसका टास्क होता है दैट इज प्रमोशन ऑफ मेजर फॉर हेल्थ। जैसे आपको पता ही है कि जो ईएसआई कॉर्पोरेशन जो वर्क करता है वो किस लिए करता है कि वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है सभी को, ठीक है। तो बेनिफिट प्रोवाइड करना मतलब हर तरह का बेनिफिट, वो हेल्थ से रिलेटेड बेसिकली होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड बेसिकली होता है, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट हो चाहे सिकनेस बेनिफिट हो, ईच एंड एवरी केसेस में मैटरनिटी बेनिफिट, सभी में ये क्या करता है, हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको ये बता के उनको ठीक करने के लिए एक तरह से ये एक्ट बेसिकली डिजाइन किया गया है। तो इसलिए बोला गया है प्रमोशन टू मेजर फॉर हेल्थ। तो कोई भी हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड पर्सन जो होता है उसे वो उसका हक दिलवाना इंश्योर्ड पर्सन का, ये इसका काम होता है। तो जहाँ जरूरत होती है वहाँ रिहेबिटेशन कराना, री एम्प्लॉयमेंट कराना, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर वो कभी डिसेबल्ड हुआ था तो उस केस में उसे रिहेबिटेट कराना, री एम्प्लॉयमेंट कराना, ये सारे काम भी इसी के होते हैं। तो इसलिए इसे कहा गया है प्रमोशन ऑफ मेजर फॉर हेल्थ। नाउ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो भी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उसकी होल्डिंग इन्हीं के हाथ में होती है, ठीक है। तो ये जब चाहे तब उसे होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो भी मनी आपकी जहाँ रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लोन सेंक्शंस किया है या डिस्चार्ज किया है लोन्स को, उन सबकी इंफॉर्मेशन भी इन्हीं के पास होती है। तो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी ईएसआई कॉर्पोरेशन, जो पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है या हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पर ये मेजर करते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, दैट मीन्स जब भी कोई केस इनके पास आता है तो उस समय पर अगर इन्हें रिक्वायरमेंट होता है तो इनके लोकल लिमिट के किसी पर्सन को जो कि उस केस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को जानता हो या अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट कर सकता हो, ऐसे पर्सन को एज अ इंस्पेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट करना है, किसे करना है, एम्प्लॉयज का कितना है, एम्प्लॉयर का कितना है, उन सारी चीजों को डिटरमाइन करने का काम भी इसी का ही होता है, किसका, कॉर्पोरेशन का। तो दे आर दी बेसिक पावर्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन। Now here is a few duties of ESI Corporation that is also taken by the industrial law by the ND Kapoor, उनकी बुक में से ये ली गई है duties of ESI Corporation। तो फर्स्ट ड्यूटी है इनकी बजट एस्टिमेट, ये प्रॉपर तरीके से बजट को एस्टिमेट करने की एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना कितना इनका
लाइक रिसिप्ट क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन किया जाता है और स्पेसिफाइड डेट में उसकी जो कॉपी होती है बजट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। देन इसके बाद आता है आपका अकाउंट। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है पूरा जो भी करेक्ट अकाउंट होता है रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, उसको पूरा मेजर करने का काम इसी का ही होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट है इनका ऑडिट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऑडिट की एक्टिविटी होती है, जो भी ऑडिट की एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ऑडिटर्स को अपॉइंट करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि यहाँ पर आकर इनकी ईएसआई कॉर्पोरेशन में ऑडिट अगर करवाना हो तो वो उसका उस ड्यूटी को करवाना भी इन्हीं का ही काम होता है, प्रॉपर तरीके से ऑडिट को करवाना। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑडिट होता है तो दैट मीन्स इट्स श्योर कि हाँ यहाँ पर लाइबिलिटी है, उस चीज़ का यहाँ पर बहुत फर्क पड़ जाता है। देन एनुअल रिपोर्ट, जो भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है एक्टिविटीज की और वर्क की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है, उस एनुअल रिपोर्ट को बनाने का काम इन्हीं का होता है। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जितनी भी वैल्यूएशंस होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यूएशंस है उन सब को जो हर 5 ईयर्स में आपकी 5 ईयर्स के इंटरवल पर आपकी जो रहती है वो एक तरह से क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उस पर्सन के थ्रू यहाँ पर वैल्यूएशन करवाया जाता है सारी ही एसेट्स और लाइबिलिटीज का, जो हर 5 साल के अंदर में करवाया जाता है, जिससे कि कोई भी काम जो है वो सिस्टमेटिक वे से चलता रहे। तो इस तरह से यहाँ पर जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है उसकी ड्यूटीज भी यहाँ पर आपको बताई गई है। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो ये है कि व्हाट इज ईएसआई कॉर्पोरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन द मेंबरशिप ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। देन आ सकता है व्हाट इज द ईएसआई कॉर्पोरेशन, राइट डाउन इट्स ड्यूटीज एंड इसकी ड्यूटीज आपको बताने के लिए आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी डाउट आता है तो पूछिएगा जरूर।